Good morning. Today is 20th of March 2017 and we are going to discuss the articles of द हिंदू। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों यूपी में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के पद पर शपथ ली तो उससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल में वैसे योगी आदित्यनाथ को चुने जाने से, ये जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा गोपाल कृष्ण गांधी, ये ट्रंप के चुने जाने से भी इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में आजकल जो मेजोरिटेरियन है उनकी मर्जी चल रही है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है सारा आर्टिकल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है वो जीएसटी से रिलेटेड है, इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो आर्टिकल है टर्की में हमें पता है कि रेफरेंडम होने वाला है, तो रेफरेंडम के क्या मायने निकाले जाएं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो आर्टिकल है वो पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने सीएम के पद पर शपथ ली, तो कौन से इश्यूज हावी रहे पंजाब में, चाहे वो डेरा हो या फिर ड्रग कार्टल्स हो या फिर डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो, तो वो सेम बातें, 3 पॉइंट्स हैं बस, डेरा की राजनीति, ड्रग्स की राजनीति और डायनेस्टी की राजनीति। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पंजाब के लोकल फैक्ट्स, कौन कौन से डेरा हैं, कौन कौन से ड्रग्स कैसे, तो वो फैक्ट्स हमारे लिए सब कुछ लोकल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आर्टिकल भी राजनीति से रिलेटेड है। नीचे का आर्टिकल है ये यूएस का आर्टिकल है। यूएस की मीडिया के क्या रिलेशंस हैं सरकार के साथ में, आप सोच के देखिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल हमारे लिए। यूएस गवर्नमेंट के रिलेशंस, वो भी पिछले 1970 में जब निक्सन थे, वाटरगेट स्कैंडल हुआ, तब मीडिया के क्या रिलेशन थे यूएस के साथ में। तो द हिंदू में जो आर्टिकल्स हैं आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। 2 आर्टिकल्स हम और डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, एक दैनिक ट्रिब्यून का फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी से रिलेटेड ये पहला आर्टिकल है। देखिए जीएसटी बिल आपको पता है 122वां बिल और 101वां अमेंडमेंट पास हो चुका है। 101वां अमेंडमेंट पास हो चुका है, अब प्रेसिडेंट ने इसे साइन भी कर दिया है। लेकिन अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद में इसने अमेंडमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एक तरह से इंपावर कर दिया कि अब आप जीएसटी के जो रेट्स हैं, यानी एक देश एक इनडायरेक्ट टैक्स, वो है वो डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। तो उसी के तहत में जो जीएसटी काउंसिल है उसकी बार बार मीटिंग होती है सारे टैक्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, कितनी स्लैब्स होंगी, कौन कौन से आइटम्स को कौन कौन से स्लैब में रखा जाएगा, किस प्रकार से हम टैक्स वसूलेंगे जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे। तो उस चीज़ के लिए बार बार मीटिंग चलती है जीएसटी काउंसिल की। एक बार ये देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल की क्या कंपोजिशन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन तो यही रेट्स डिसाइड करना। कंपोजिशन क्या है, जो इसके चेयरमैन है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल अरुण जेटली वो हैं। मेंबर्स कौन कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये भी इनके मेंबर हैं। जितने भी हमारे राज्य हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं। और वोटिंग राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसमें इस जीएसटी काउंसिल में 1/3 वोटिंग राइट्स हैं और स्टेट्स के पास में 2/3 वोटिंग राइट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट बॉडी है, बार बार सुर्खियों में रहती है, तो इसे देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन पक्का बनता है प्रीलिम में, तो याद रखिएगा। वोटिंग राइट्स किसके कितने पास में, सेंटर के पास में 1/3, स्टेट्स के पास में 2/3। चेयरमैन कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब देखिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। अब देखिए बात यह थी कि इनकी 12वीं मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की पिछले फ्राइडे को। अब जो मेन इश्यूज हैं, जैसे कि एक है एसजीएसटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलेगी। हमारा जो बिल तैयार हुआ है ना उसमें 3-4 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी सभी आइटम से, एक स्टेट गवर्नमेंट वसूलेगी, एक है आईजीएसटी। आईजीएसटी जब कोई भी सामान एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, जैसे मान लीजिए केरला से तमिलनाडु में जाता है, तो अगर जो इंटर मूवमेंट होएगी राज्यों के बीच में उस पर भी टैक्स वसूला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स वसूलेगी, लेकिन बांटेंगे इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी खुद, लेकिन उसको थोड़ा सा बांटेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। कितना बांटेगी वो तो मुझे नहीं पता, अब कितने पे डिसाइड हुआ है, 50% हुआ या फिर कितने पे हुआ है। लेकिन आईजीएसटी वुड बी डिवाइडेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक सेस है, सेस तो देखिए कंपनसेट करने के लिए है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स का यह एक प्रकार से कहना था कि हमें लॉस होगा, एक प्रकार हम जीएसटी में आएंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 5 साल तक हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। कैसे करेंगे, सेस लगा के। सेस कौन से पे लगाएंगे, 28% वाली स्लैब पे लगाएंगे। वो आगे अब स्लैब देखेंगे तो हम देखेंगे किस पे वो टैक्स लगाने जा रहे हैं, यानी सेस लगाने जा रहे हैं स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। अब ये 3-4 मेन चीजें थी। अब बात यह आती है कि देखिए 3 चीजों पे तो अभी सहमति बन गई है। सेस पे सहमति बन गई है, सीजीएसटी पे बन गई है, आईजीएसटी पे बन गई है। एसजीएसटी पे अभी बननी बाकी है, वो अभी बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि विवाद है, बस एक काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसाइड करना बाकी है। तो जीएसटी की राह अभी ऑलमोस्ट आसान हो गई है और आने वाला है 1 जुलाई से। सरकार ने डिसाइड किया कि 1 जुलाई से हम जीएसटी को रोल आउट कर लेंगे हमारे देश के अंदर में। तो इससे क्या होगा, अब एक प्रकार से सहमति बन गई है जीएसटी काउंसिल में, तो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट को अपने अपने हिसाब से ये पास करवाना होगा, पार्लियामेंट से और स्टेट असेंबलीज से। और अभी जो बचे हुए इश्यूज हैं उस पे उसको लेके भी ये
31 मार्च को एक दोबारा से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, तब ऑलमोस्ट सभी इश्यूज डिसाइड हो चुके होंगे। अब देखिए इंडस्ट्रीज ने कहा कि हमें कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, कम से कम हमें 3 महीने का समय दो, ताकि जो भी टैक्स आप डिसाइड कर लो, हम हमारे रूल्स को, हम हमारे रेट्स को उसी हिसाब से फॉर्मुलेट कर लें जिस हिसाब से आपका टेस्ट है। तो इसलिए आप हमको 3 महीने का टाइम दीजिए। लेकिन अब देखिए जिस हिसाब से सरकार चल रही है उस हिसाब से इनको 2 महीने मिलेंगे। कैसे? क्योंकि अभी एक जो मुख्य काम बाकी है, ये देखिए, ये स्लैब्स हैं। जैसे 5% टैक्स किस पे लगेगा? एडिबल ऑयल या फिर हमारे मसाले वगैरह, चाय कॉफ़ी। 12% टैक्स किस पे लगेगा? कंप्यूटर्स पे, प्रोसेसिंग फूड पे। 18% लगेगा साबुन वगैरह, तेल, सेविंग स्टिक्स। और 28% लगेगा एलईडी, जो लग्जरी आइटम्स है, इन पे सेस लगेगा। इफेक्टिव टैक्स 40% के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब सब पे अलग अलग होगा उसी हिसाब से। तो इस पे सेस लगेगा स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। तो अब बात ये आती है, ये देखिए, सेस टू फेस एनुअल रिव्यू फेस्ड आउट इन 5 साल, यानी हर 5 साल, यानी शुरू के 5 साल के बाद में रिव्यू होगा इसका। हर एक साल में रिव्यू होगा और 5 साल में इसको फेज आउट कर देंगे सेस को, जो कि लग्जरी आइटम्स पे लगेगा स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। और ये स्लैब्स हैं। अब देखिए स्लैब्स तो डिसाइड हो गई, लेकिन अब इन स्लैब्स के अंदर में आइटम को फिट करना वो तो मुश्किल काम है ना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होंगी जो कन्फ्लिक्ट करेंगी। कोई कहेगी खाने की चीज़ भी है, कोई कहेगा ये यूज़ करने की चीज़ भी है। तो ये इन स्लैब्स में फिट करना कि कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, ये तो सरकार ने ऊपर ऊपर मोटा मोटा डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई जो खाने की चीज़ें हैं उस पर 5%। लेकिन एक्चुअल स्लैब्स में फिट करना, उसमें बहुत टाइम जाएगा। और उसमें लॉबिंग भी होगी। लॉबिंग किसकी? स्टेट गवर्नमेंट कहेगी देखिए इस पे कम टैक्स लगाइए, क्योंकि ये तो इसमें तो हमारा अच्छा बिकता है ये माल, इस पे हम टैक्स लगाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लॉबिंग करेगा, तो काइंड ऑफ लॉबिंग चलेगी इस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहेगा अपने अपने आइटम्स के हिसाब से, जो जिन आइटम्स पे उनको ज़्यादा टैक्स लगता है वो कहेंगे कि इनको तो इस स्लैब में शामिल कर लीजिए। तो ये काम अभी होना बाकी है। तो अब ये कहेंगे कि आने वाले 15 दिनों में, चल मान लीजिए 1 अप्रैल तक ये काम भी खत्म हो जाएगा। ये स्लैब्स में फिट करने वाला, यानी आइटम्स को स्लैब्स में फिट करने वाला जो काम है, ये भी 15 दिन लग जाएंगे। फिर भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 2 महीने का समय मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बात सोच लेनी चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि 3 महीने की बजाय 1 महीना और दे दो, 1 जुलाई से करने की बजाय इसको 1 अगस्त से लागू कर दो। कम से कम दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये जीएसटी लागू होगा पूरे देश में बहुत सारे चेंज आएंगे। क्या चेंज आएंगे? अब देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं, सारा उनका जो अकाउंटिंग, कैसे अकाउंट उनके खाते बनते हैं, वो सारे खातों का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले वो और तरह से टैक्स भरते थे, अब वो और तरह से टैक्स भरने लगेंगे। अलग तरह से जो टैक्स डिमांड करने लगे हैं वैसे करने लगेंगे। शुरू में तो टाइम लगेगा कि किस प्रकार से जो ये दुकानदार हैं या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह ये टैक्स दे रहे हैं सरकार को, टाइम लगेगा उन्हें समझने में, फॉर्म भरने में टाइम लगेगा कि कैसे करना है। जो एक वो अलग से वेबसाइट बना रहे हैं जीएसटीएन की, यानी जिस पे वो सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स वाले टैक्स भरेंगे, जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो कई बार दुकानदारों को ये भी दिक्कत आएगी कि कैसे ऑनलाइन टैक्स भरना है। तो शुरू में टाइम लगेगा, यानी मैसी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा ट्रेनिंग देके जल्दबाजी में मत कीजिए। इससे अच्छा तो 1 महीना बढ़ा दीजिए, ताकि जब तक सारे दुकानदारों को जो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनको समझ में आ जाए। अब यही वही बात है, सिन गुड्स यानी 28% वाली जो स्लैब्स है, यानी पान मसाला, ये सब जो चीज़ें होती हैं जिससे एक्सटर्नल जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कैसे? जैसे अब देखिए कोई पान मसाला खाएगा तो फायदा थोड़े ना होगा, उसको नुकसान ही होगा। अब उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे तो फिर स्टेट को यानी कंट्री को नुकसान होता है अल्टीमेटली इवेंचुअली। कैसे? क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब कुल मिला के अब बाद में तो अगर नहीं इलाज करवा सकेंगे तो स्टेट को इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, पान मसाला, ये सब चीज़ें, इन पे 28% से भी ज़्यादा टैक्स इसलिए लगाया गया क्योंकि अभी फिलहाल इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है सरकार जो है। तो इसीलिए अब ये 28% की स्लैब में भी फिट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इन पे सेस लगा दिया कि भाई आप तो मतलब आप पे तो ज़्यादा ही टैक्स लगाना चाहिए। बीडी पे टैक्स नहीं लगाया है स्टेट के कारण में। स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा था कि बीडी में हमें काफ़ी फायदा होता है, तो बीडी पे छोड़ दिया, जीएसटी में बीडी को शामिल नहीं किया। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वही सेम बात कि 1 महीना इसको बढ़ा दो, और बजाय इसके कि जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इस बात को लेके लॉबिंग करें कि कौन सी स्लैब्स में कौन सा आइटम शामिल करना चाहिए, उनको इस बात को लेके कोशिश करनी चाहिए कि इसमें रिफॉर्म्स ला सकें। क्या? किसमें? एक है जीएसटी पीनल एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लासेस। अब ये क्या है? देखिए ये है कि कई बार ना, अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि टैक्स कम कर दो किसी चीज़ पे, यानी अभी 5% की स्लैब है मान लीजिए, इस पे स्लैब पे टैक्स कर दो 4.5%, यानी आधा % टैक्स कम कर दिया। लेकिन मान लीजिए दुकानदार क्या है, दुकानदार
सरकार ने तो टैक्स कम कर दिया, लेकिन दुकानदार आगे टैक्स कम नहीं कर रहा है, जनता से, कस्टमर से उतना ही वसूल रहा है जितना पहले वसूल रहा था। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है सरकार ने, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लोजेस, ताकि जब सरकार किसी इनडायरेक्ट टैक्स का फायदा जनता तक पहुंचाना चाहे टैक्स कम करके, बीच में दुकानदार जो है वो मार्जिन ना खा जाए, वो जो फायदा है वो कस्टमर्स तक भी पहुंचना चाहिए। अगर दुकानदार ऐसा करते हैं तो उसको रोकने के लिए है ये एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लासेस। लेकिन इस पे चिंता व्यक्त करते हैं जो इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले हैं, ये कहते हैं कि ये तो द हिंदू का आर्टिकल है, ये कहते हैं कि देखिए ये जो है एक प्रकार से हरासमेंट के लिए यूज हो सकता है, दुकानदारों की इससे हरासमेंट हो सकती है, तो इसको एक प्रकार से ध्यान से यूज करना चाहिए। तो ये आर्टिकल इतना ही था जीएसटी का। और अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में, ये है टर्की का। ये है देखिए टर्की का मैप, यहाँ पे टर्की है, ये अपना इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मैप देख लीजिएगा, जब पीडीएफ डाउनलोड करो तो उसमें ये सारा मैप देख लेना। अब देखिए टर्की में क्या कुछ चल रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए नहीं है, इसलिए इस पे नोट्स तो आप नहीं बनाना, नोटबुक वगैरह में लिखने की चीज़ें तो ये नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है कहाँ पे, ताकि बाद में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरलिंक कर सकें। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में दिक्कत ये है कि एक बार हमें पता नहीं होता ना, एक आर्टिकल हम मिस कर देते हैं, तो बाद में कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, वो तो हमने पढ़ा नहीं। इसलिए चाहे कई चीज़ों के नोट्स ना बनाओ चाहिए, लेकिन समझने के लिए, सुनने के लिए मतलब ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये हमने ये डिस्कस किया था कि अर्दगन जो हैं, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं, वो 16 अप्रैल को एक रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं, जिसमें उनको काफ़ी सारी पावर्स मिलेंगी। जो अर्दगन है वहाँ के जो अभी शासक हैं टर्की के, तो देखिए रेफरेंडम में आखिरकार क्या पावर्स मिलेंगी उनको, ये भी हमने डिस्कस किया था। सॉरी, इसमें जो है अर्दगन गवर्नमेंट के हेड बन जाएंगे, स्टेट के भी हेड बन जाएंगे, रूलिंग पार्टी के भी हेड बन जाएंगे, यानी सभी चीज़ों की, गवर्नमेंट के हेड भी अर्दगन है, स्टेट के हेड भी वही हैं, और रूलिंग पार्टी के भी हेड वही हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इंडिया में मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमित शाह। तो तीनों पोस्ट पे एक ही बंदा वहां पे होगा टर्की में, अर्दगन। समझ गए, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना हर चीज में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ ऑटोक्रेसी है, वो अपने आप में पावर जो है वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की क्षमता उनके पास में होगी बिना पार्लियामेंट की सहमति से। और जो पार्लियामेंट, अभी पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट है टर्की के अंदर में, उसको वो एबोलिश कर देंगे, और काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम वो लेके आ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो लेके आ रहे हैं टर्की में। और कहने का मतलब है कि वो खुद ही सारी की सारी पावर हड़पना चाहते हैं। इवन जो जुडिशरी है वो भी ये अपॉइंट यही करेंगे, जो टर्की के जिसकी बात कर रहे हैं हम, अर्दगन की। और 2 बार 5-5 साल की टर्म ले सकेंगे ये, यानी 2019 में मान लीजिए इलेक्शन होते हैं तो 2029 तक ये सत्ता में रहेंगे। इस प्रकार से रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बातें हैं ये इनके बारे में, कहते हैं कि अर्दगन का जो राइज हुआ वो पहले पावर में आए और अब एब्सोल्यूट पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 21वीं शताब्दी में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। और इनकी पार्टी का नाम है एके पार्टी। ये एक प्रकार से न्यू फेनोमेनन था, 2002 के आसपास ये पार्टी आई थी। और पुराने टाइम में देखिए टर्की में क्या था, अच्छा खासा सेकुलरिज्म का मॉडल था। मिलिट्री और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बार बार डोमिनेट करती रही हैं, लेकिन उनका जो मॉडल था वो सेकुलरिज्म का था। लेकिन जो टर्की के अभी राष्ट्रपति जो बनने जा रहे हैं, यानी रेफरेंडम के बाद राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए इनका जो झुकाव है वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है, इसलिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं, और काइंड ऑफ जो मासिस हैं उनको भी इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं इस्लाम की तरफ से, और इस प्रकार से इनकी आइडियोलॉजी रहती है। और एकेपी जो थी 2002 में पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सत्ता में आई, और 2003 में इन्होंने अर्दगन ने सत्ता संभाली। उसके बाद से इन्होंने अपनी ग्रिप नहीं खोई है टर्की के शासन से, यानी अपनी ग्रिप बरकरार रखी है, इन्होंने राज संभाल के रखा है। अर्दगन जो है वो फंडामेंटली एक इस्लामिस्ट है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करते हैं। और टर्की के जो पास्ट का इस्लाम है, यानी पास्ट का इस्लाम कौन सा, जैसे मान लीजिए 1920 से पहले का जो ओटोमन एम्पायर था, वहाँ पे ओटोमन एम्पायर आपको पता होगा कि एक प्रकार से वहाँ पे जो मुस्लिम शासन की जब बात करते हैं तो पुरानी जो इनकी जो वो थी लिगेसी, उसको वापस हासिल करने की बात करते हैं ये जो अर्दगन है बार बार। लेकिन 1920 के बाद में कमल पाशा आए थे, और कमल पाशा ने बाद में सेकुलरिज्म का मॉडल इस्टाब्लिश किया था। और फिर हमने जो डिस्कस किया कि मिलिट्री और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बार बार डोमिनेट किया, और उनका सेकुलरिज्म का मॉडल रहा। लेकिन ये फिर से ओटोमन एम्पायर टाइप का टाइम वापस लाने की बात करते हैं, और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को एक प्रकार से डोमिनेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है कि देखिए दूसरे डिक्टेटर्स क्या होते हैं,
डिक्टेटर्स क्या करते हैं, एक ही बार में सभी जो पावर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं एक ही तरह से एक्ट पास करके। लेकिन जो ये है अर्दगन, ये उस हिसाब से नहीं चल रहे, ये धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में लेके धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और पावर अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे इन्होंने इलेक्शंस जीते, अब धीरे धीरे करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर रेफरेंडम करवा रहे हैं। 2002 में इन्होंने क्या की, तीसरी टर्म पूरी करी और पहले ही खुद ही कहते थे कि 3 टर्म से ज़्यादा मैं नहीं लूंगा और 3 टर्म से ज़्यादा किसी को नहीं लेनी चाहिए। अब तो देखिए इनकी कितनी टर्म हो जाएंगी, अब तो एक ही बार में 2 टर्म लेने की बात करते हैं और पहले तो कहा था कि 3 टर्म से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो अपनी बात से यूटर्न लेते हुए ये अब गलत किस लिए है, क्योंकि गलत देखिए इसलिए है कि जो ये थे अरब जो रेवोल्यूशन आई थी अभी सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां से तो देखिए ऑटोक्रेसी की वापसी हुई थी। कई देशों में कोशिश हुई थी कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए, वो बात अलग है कि नहीं हो पाई थी कई देशों में, और सिविल वार अभी भी चल रहा है जैसे लीबिया। लेकिन एक प्रकार से ऐसा चलना टर्की के अंदर में जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और वर्ल्ड के देखिए उस रीजन, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा है। जैसा हमने देखा कि अब ये कैसे यूरोप के साथ में टर्की की टेंशन से एकदम से बढ़ गई थी। जब डेमोक्रेसी होती है तो दूसरे देशों के साथ में संभावना ज़्यादा होती है कि शांति रहेगी, ये कही हुई बात है। मान लीजिए मतलब जब भी डेमोक्रेसी होती है क्योंकि लोगों का प्रेशर होता है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर होता है। अब जब ये ऑटोक्रेट बन जाएंगे तो एक ही बंदा सब कुछ डिसाइड करेगा, ना तो कोई ओपोजिशन होगा वहां पे टर्की में, तो इनको कोई बोलने वाला नहीं होगा, रोकने वाला कुछ कोई नहीं होगा, अपनी विम्स एंड फैंसी से ये काम करेंगे। तो एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी का खतरा ज्यादा बना रहता है। और दूसरी अब देखिए वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि जो अर्दगन और इसके सपोर्टर्स हैं, 2011 से ही डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए और ज़्यादा पावर्स दी जाए अर्दगन को, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 2016 में कूप हुआ, मिलिट्री द्वारा ये कूप ट्राई किया गया था टर्की के अंदर में। उसके बाद में इनको मौका मिल गया पर्ज स्टार्ट करने का। पर्ज मतलब जो भी इनके अपोजिशन थी टर्की के अंदर में, चाहे वो मिलिट्री वाले हों या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर प्रेस हो, उनको एक प्रकार से इन्होंने अरेस्ट करवाना स्टार्ट करवा दिया, मरवाना स्टार्ट कर दिया। अभी तक 1,30,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पकड़ लिया है। उसमें जज भी शामिल हैं, सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल हैं, प्रेस वाले भी शामिल हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल हैं। और मीडिया हाउसेस, ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं उनको या तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट या फिर गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट कंट्रोल में वो आ गई हैं। 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं जो अभी जेल में हैं। एक प्रकार से जो मिलिट्री है वहाँ पे डिमोरलाइज हो गई है, जिस प्रकार से पर्ज किया गया है, यानी उनको या तो अरेस्ट करवाया गया है या फिर मरवाया गया है अभी अर्दगन के द्वारा में। तो अपोजिशन तो रहा ही नहीं इनका टर्की के अंदर में। अगर ये रेफरेंडम पास हो गया तो डेफिनेटली ये टर्की के लिए, टर्की के साथ साथ जो आसपास के कंट्रीज हैं या फिर उस पूरे रीजन के लिए शांति के संकेत नहीं हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है कहाँ पे। अगला जो आर्टिकल है जाट रिजर्वेशन से लेके है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। देखिए क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं आएगा यूपीएससी में, रिजर्वेशन पे क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, दूसरे टाइप में आएगा। यूं आ सकता है कि अभी क्यों हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रिजर्वेशन की मांग हो रही है। तो रिजर्वेशन की मांग देखिए 2 कारणों से सबसे ज़्यादा हो रही है। पहला रीजन जो है वो डेवलपमेंट का, दूसरा रीजन जो है वो पॉलिटिकल रीजन्स हैं। यहाँ पे देखिए कैसे डेवलपमेंट का और कैसे पॉलिटिकल का। देखिए डेवलपमेंट का ऐसे है कि अब सर्विस सेक्टर और जो दूसरा सेक्टर है हमारा, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यानी 50% के आसपास जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर से आती है। 50 ही आती है ना, मतलब देख लेना यार, कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है अगर कुछ गलत हो जाए तो। काफ़ी संख्या में यानी एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर में हमारे आती है। तो अभी देखिए, और जो दूसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो बिल्कुल उसकी ग्रोथ रेट है अच्छी नहीं है। इस बार अच्छी रही है ग्रोथ रेट क्योंकि मानसून ठीक ठाक रहा था, लेकिन उससे पिछले साल सिर्फ 0.5% से, उससे पिछली बार माइनस में भी थी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है। अब एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं, हाँ ये गलत बोल रहा था, मुझे लग जाता है कुछ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। सर्विस सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 50%, और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट तो इनकी 27% के आसपास है। एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा वो ग्रो करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 50% के आसपास, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का भी बहुत कम है 15%। ठीक है, कई बार जब फ्लो में बोलते हैं ना तो ऐसे एकदम से माइंड किसी दूसरे डायरेक्शन में सोच रहा हो तो आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। हमारा सर्विस सेक्टर देखिए एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन तो 50% से ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी कम लोगों को देता है, और एग्रीकल्चर में इनकम्स जो है वो कॉन्स्टेंट हो गई है, बिल्कुल मतलब बढ़ नहीं रही है। तो अब क्या है, एग्रीकल्चर जब ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं अभी फिलहाल जो मांग रही हैं रिजर्वेशन है, वो आमतौर पर एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं। एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं तो एक प्रकार से अब एग्रीकल्चर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जॉब्स मिल नहीं रही है,
तो इन कम्युनिटीज को लगता है कि रिजर्वेशन जो है उनके पास में एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है एक प्रकार से प्रोस्पर्टी का, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म कर नहीं रहा है, तो अब प्रोस्पर्टी जो है, पहले जो ही इन कम्युनिटीज की जो इज्जत थी वो लैंड होल्डिंग के कारण थी। लैंड भी आजकल क्या है, फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब लैंड हमारे देश में देखिए बढ़ तो रहा नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। मान लीजिए अब ए पर्सन था, उसके दो भागों में उसने डिवाइड किया, उसकी आगे जनरेशन बढ़ गई। यानी मान लीजिए ए लड़का है और बी लड़की है, प्रोग्रेसिव बनी है। जब भी पेपर में लिखिए दोनों के बारे में लिखिए, आजकल सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं। तो ए लड़का और बी यानी अपने बेटा बेटी के बीच में बांट दिया उस किसान ने अपनी जो खेती, पहले 1 हेक्टेयर थी, अब 0.5 हेक्टेयर होगी। आगे जब जनरेशन बढ़ेगी इनकी तो इनकी 0.25 में हो जाएगी। तो लैंड होल्डिंग जो है वो फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ रही है। जितनी लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेशन होती है उतने ही ज़्यादा जो है हमारे एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि देखिए बड़े लैंड जब होते हैं उन पे तो मशीनें बड़ी इस्तेमाल की जा सकती है, बड़े स्तर पे हम फर्टिलाइजर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ऑपरेशन चला सकते हैं, तो ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन लैंड होल्डिंग अगर कम होती जाती है तो उतनी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, इसलिए भी जो है फायदा कम हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसलिए अब लैंड जो होल्डिंग है वो कम हो गई। तो जिस हिसाब से जो ये एग्रेरियन कम्युनिटीज थी इनकी सोशल प्रेस्टीज भी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई। पूरा कंसेप्ट है ये, लैंड होल्डिंग कम हो गई तो धीरे धीरे सोशल प्रेस्टीज भी कम होनी स्टार्ट हो गई। यानी पैसे नहीं रहे, पैसे के कारण में जो लैंड के कारण में जो पहले थी, इसलिए इनको लगा कि देखिए ना तो अब सोशल प्रेस्टीज रही, सोशल प्रेस्टीज फिर से कैसे हासिल कर सकती है, वो सोशल प्रेस्टीज फिर से हासिल की जा सकती है गवर्नमेंट जॉब से। इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ में ज़्यादा इनका रुझान रहता है और रिजर्वेशन की जो मांग है एकदम से बढ़ गई है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। ये रीज़न है, कई बार जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है। अब आगे क्या है, अब क्या करना चाहिए स्टेट को, स्टेट को क्या करना चाहिए। देखिए अब जो रिजर्वेशन है वो पेनासिया नहीं है, मतलब सभी समस्याओं का समाधान रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन के अलावा जो समाधान ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है यानी हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इनफ जॉब्स पैदा करें। जब तक जॉब्स नहीं मिलेंगी तब तक इसी प्रकार की मांगे रह रहकर उठती रहेंगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, फाइनेंशियल मीडिएशन एफिशिएंट होनी चाहिए हमारी, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए इस पूरी चीज़ों में। अब देखिए दिक्कत ये है ना, अब हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे हो गया है, एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो गया कि एजुकेशन की ना इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है। अभी धीरे धीरे कर रही है गवर्नमेंट, वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है। बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करने के बाद में जॉब नहीं मिलती, चाहे बीटेक मत मानिए आप और भी चीज़ें मान लीजिए, आजकल तो सीए का रिजल्ट भी ज़्यादा आने लगा है, इवन एमबीबीएस में भी अगर एमडी ना करो तो भी फ़ायदा नहीं होता, जो भी चीज़ कर लो मान लीजिए, तो उसके बाद में जॉब नहीं मिल पाती। जॉब नहीं मिल पाती तो यूथ में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन अगर आएगी तो फिर उनको लगता है कि रिजर्वेशन जो है एक अच्छा समाधान है। तो कंट्री सबसे पहले तो ये इंश्योर करे कि इनफ जॉब्स पैदा हो। हर चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट अगर आएगी अच्छे से तो ये मांगे नहीं उठेंगी बार बार। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वही सेम बात, रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म का, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट होता है इसका। डोमिनो इफेक्ट कैसे, इसका इफेक्ट होता है ताश के पत्ते की तरह, यानी एक कम्युनिटी मांगती है फिर दूसरी मांगने लगती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे ऐसे हर एक कम्युनिटी मांगने लगती है। तो इससे तो हमारे देश में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, और एक पर से इस प्रकार से मांगे बढ़ेंगी तो फिर काम चलेगा नहीं, क्योंकि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, क्योंकि बार बार जो एजिटेशन की राजनीति है गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर कहीं भी हो मान लीजिए, तो एक प्रकार से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यही हमें यूपीएससी में स्टैंड लेना है। और बाद में तो यही कह रहे हैं कि एजिटेटर से, फ्रमनेस से, फेयरनेस से और फ्लेक्सिबिलिटी से निपटने की आवश्यकता है। और क्या है ये जो हमारा रिजर्वेशन का जो टॉपिक है ना, इसलिए कई बार रिजर्वेशन के टॉपिक के काफ़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है। आमतौर पे देखिए 99% तो जो लोग होते हैं वो मेच्योर होते हैं, लेकिन फिर भी कई बाद में आप मुझे ब्लेम करो कि आपने ये क्या बोल दिया, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है रिजर्वेशन के मुद्दे पर। अब देखिए अगला जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। चाइना, रशिया और यूएस की एक प्रकार से अफगानिस्तान में कोऑपरेशन को लेके है, एक नई इक्वेशन बन सकती है, इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो जाहिर कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में। ये देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान और आसपास में क्या कैसी इक्वेशंस बन रही है इस आर्टिकल में हम देखते हैं। रशिया और यूएस में जो अभी दोस्ती बनने लगी है ट्रंप के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में, तो इससे देखिए दोनों पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में रशिया और
यूएस का जो है कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है कहां पे, सीरिया में दोनों का कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है। अगर देखिए सीरिया में इनका कोऑपरेशन होता है तो वो सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा, वो सीरिया से आगे जाके यमन में भी हो सकता है, लीबिया में भी हो सकता है, इराक में भी हो सकता है यूएस और रशिया का कोऑपरेशन। और यहां तक कि मान लीजिए यहां लीबिया तक होता है तो वह अफगानिस्तान भी उससे अछूता क्यों रहे। यानी यूएस और रशिया का जो कोऑपरेशन है वो अफगानिस्तान में भी हो सकता है, जिस प्रकार से इनकी दोस्ती बढ़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से कदम लिए जा रहे हैं वो पेस जो है वो काफी कम है, यानी स्पीड काफी कम है। अभी ग्लेशियल पेस से, यानी पूरे जिस स्पीड से जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, उस स्पीड से दोनों के बीच में दोस्ती की तरफ में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो यही बात है। देखिए मान लीजिए सीरिया में होता है तो फिर हम आगे जाके ये इराक में भी हो सकता है कोऑपरेशन जो है, यानी दोनों की दोस्ती है, यहाँ पे भी कोऑपरेट कर सकते हैं, येमेन में भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान में भी दोनों मिलकर शांति स्थापित करने में वहाँ पे एफर्ट्स लगा सकते हैं। ट्रंप का क्या स्टैंड है अफगानिस्तान को लेके? देखिए ट्रंप ने तो, जो ओबामा ने यहाँ पे, या फिर ओबामा से पहले जो बुश थे वहाँ पे, जॉर्ज बुश, उसने वार स्टार्ट किया था उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर में। इस बात को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं जो ट्रंप है, वो कहते हैं कि इतना पैसा खर्चा हो गया अफगानिस्तान के अंदर में, तो उस पैसे से तो हम अमेरिका को 2 बार ग्रेट बना सकते थे। इस तरह की बात ट्रंप ने कही। तो एक बार ट्रंप थे, इसलिए काफी सोच समझ के टाइम ले रहे हैं कि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से रूप दिया जाए ताकि अमेरिका का ज्यादा खर्चा भी ना हो। तो अमेरिका चाहता है कि अगर उनका ज्यादा खर्चा ना हो तो, क्योंकि देखिए ज्यादा खर्चा ना हो तो इससे क्या होगा, अगर वो रशिया के साथ दोस्ती करेंगे तो उनका ज्यादा खर्चा होगा भी नहीं वहां पे, इसलिए उनको रशिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ना सिर्फ रशिया के साथ में बल्कि चाइना के साथ में भी। ये नई बात है यहाँ पे। यानी आर्टिकल अभी कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर में यूएस रशिया की तो दोस्ती बढ़ी गई है, इवन चाइना का इंटरेस्ट भी यही कहता है कि अफगानिस्तान में शांति रहे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अफगानिस्तान में अगर शांति नहीं रहती है तो चाइना पे भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये बड़े वाला मैप देख लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अफगानिस्तान में यहाँ पे अशांति रहती है, आईएसआईएस का कुछ होता है, तो जो उइगर जो लोग हैं यहाँ पे जिनजियांग रीजन में स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी आतंक फैलेगा चाइना के अंदर में। इसलिए चाइना को लगता है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाए, नहीं तो उइगर जो लोग हैं वो रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट जो हैं अभी आईएसआईएस के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान में आके चाइना में भी इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे। यानी तीनों जो हैं, यूएस, रशिया और चाइना, एक साथ आ सकते हैं अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए, ऐसा ये कहते हैं अभी। और रशिया का तो हमें पता ही है कि उनकी किस प्रकार से तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ गई है। इवन इन्होंने बातचीत भी करी कि यूएन ने अभी फिलहाल जो सैंक्शंस लगा रखे हैं तालिबान के ऊपर में, वो सैंक्शंस जल्द से जल्द हटाए जाएं ताकि तालिबान को बातचीत में शामिल किया जा सके। डर सबको एक ही है, क्योंकि आईएसआईएस हार रहा है सीरिया से और इराक से। अगर वहां से वो हार जाता है आईएसआईएस, तो वहां पे हारे हुए जो लड़ाके हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वहां पे, वो वापस आएंगे अफगानिस्तान के अंदर में। अफगानिस्तान में अंदर वहां से हार के आएंगे तो यहां पे वो इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे, जो कोई भी देश नहीं चाहता। ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है, ना यूएस चाहता है। और बाद में क्या है, देखिए चाइनीज के स्टेक्स तो हमने डिस्कस किए ही, और इसीलिए बात कर रहे हैं जो रशिया और चाइना आपस में है, जो इनकी अभी एक मास्को में मीटिंग भी हुई थी। पहले इंडिया को नहीं बुलाया था, लेकिन इंडिया ने जब ऑब्जेक्शन किया था तो बाद में इंडिया को भी बुलाया था। काफ़ी एक प्रकार से बोल्ड आइडिया है तीनों के कोऑपरेशन जो है। और रशिया और चाइना के देश में, यानी डोमेस्टिकली रह रहकर ये इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि ये चाहते हैं, यानी रशिया के जो प्रोफेसर्स हैं, चाइना के जो लोकल थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं कि यूएस, रशिया और चाइना को एक साथ आना चाहिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही, वांग यी ने, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इन्होंने इस आइडिया को एक प्रकार से प्रोपगेट किया और एनकरेज किया। देखिए अगर तीनों एक साथ आते हैं तो जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम क्या होता है? जब एक देश का फायदा दूसरे का नुकसान होता है तो उस चीज़ को कहते हैं जीरो सम गेम। मान लीजिए अगर शांति स्थापित होती है यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर में, तो इसको सिर्फ यूएस से फायदा नहीं होगा, यानी यूएस को फायदा, चाइना को नुकसान नहीं होगा। ये होता है जीरो सम गेम। इससे तीनों को फायदा होगा, यानी विन विन सिचुएशन है, ये सबके लिए फायदा है ये। तो करना क्या है, मतलब क्या करना है अभी? करना ये है कि देखिए तालिबान से शांति स्थापित, तालिबान से बातचीत की जाए, क्योंकि असली जो सोल्यूशन वो यही है कि तालिबान जो है उससे बातचीत करनी ही पड़ेगी, उनको वहाँ की अफगानिस्तान की सत्ता में हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर देखिए अफगानिस्तान ने खुद से अपनी वहाँ पे सत्ता हासिल कर ली तो सिविल वार आ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर में, जो कि एक कयामत ढाने वाला, यानी एपोक्लिप्टिक होगा इन आउटकम में, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा किसी भी आसपास के देश के लिए। और अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है, वहाँ पे एनार्किल कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी अगर वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए तालिबान अगर सत्ता में आ गया तो बाकी फिर दोबारा से जो अभी काबुल की जो गवर्नमेंट है, यानी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो कोशिश करने स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये पूरा जो देश है वो एक तरह से देश रहेगा ही नहीं, विदरिंग आउट हो जाएगी देश की। और यह कोई भी देश नहीं चाहता आसपास का, ना पाकिस्तान चाहता, ना इंडिया चाहता, ना ये चाहते। आपको यूं लगता होगा कि देखिए अगर तालिबान वहां पे जीत जाए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। फायदा पाकिस्तान को भी नहीं होगा। पाकिस्तान को कैसे फायदा नहीं होगा? अब देखिए, पाकिस्तान में तो वैसे ही आतंकवाद बढ़ रहा है, अभी इतने सारे अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर में। अगर तालिबान आ गया वहां पे, इंस्टेबिलिटी आ गई, अराजकता आ गई अफगानिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान में आतंकवाद है वो और ज्यादा फैलना स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान तो पैसा लगा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें हैं, वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी खतरे में पड़ जाएगा अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो बात यह है कि चाहता पाकिस्तान भी नहीं है कि तालिबान वहां पे आए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाहते हुए भी ऐसा कर जाता है अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखने के लिए। मतलब काइंड ऑफ यूं है, इमोशंस ज्यादा हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि फायदा नहीं होगा, फिर भी वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब सिविल वार मान लीजिए होता है वहां पे, तो ये वो बातें हमने डिस्कस करी अभी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा। और वही बात है, क्योंकि देखिए बात यूं है, अभी तो जो है ना अभी तालिबान गांव में है, वहां पे विलेजेस में है और सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, यानी पावर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बार अगर तालिबान शहरों तक पहुंच जाता है, यानी अर्बन एरियाज तक पहुंच जाता है, तो फिर तालिबान को भी रोक पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर में, बातचीत के लिए टेबल पर बुला सकता है। लेकिन अगर एक बार शहरों पर सत्ता स्थापित कर ली तो तालिबान रुकेगा नहीं फिर पाकिस्तान के कहने पर। यह चिंता की बात है। इसलिए अब ये कहते हैं कि चलो ठीक है, यूएस, रशिया और चाइना तो एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी रीजनल पावर्स को एक साथ आने पड़ेगा। रीजनल पावर्स कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये रीजनल पावर्स हैं, इनको एक साथ में आना पड़ेगा। और अब देखिए ये जो बात है, तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। और अब ये कहते हैं कि जब तक देखिए तीनों एक साथ आएंगे नहीं तो तब तक वहां पे शांति स्थापित नहीं हो सकती। बिग पावर्स जो है, यानी जो बड़ी पावर्स हैं, यूएस, रशिया, और ये तो एक प्रकार से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असली जो रोल निभाना होगा वो रीजनल पावर्स को निभाना होगा। अब जिस प्रकार से कोशिश, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग करवाई गई लंदन में यूएस की सहमति से, इस प्रकार की मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि देश जो है आपस में, यानी पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, दिल से वो टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करेगा, या फिर एक प्रकार से पूरी कोशिश करेगा कि हाँ भाई जो शांति आनी चाहिए, जब तक नियत में खोट रहेगा तब तक शांति नहीं आ सकती। इस प्रकार की बात कहते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, देखिए बड़ी पावर्स जो है वो एफर्ट लगाती हैं और बाकी कंट्रीज में भी रेडीनेस होनी चाहिए। और अगर यूएस ये चाहता है, अगर देखिए यूएस को भी आना पड़ेगा, मान लीजिए रशिया और चाइना तो मिलकर एक साथ काम कर ही रहे हैं काफ़ी चीज़ों में, अभी वो उनकी सहमति देखने को मिलती ही है, लेकिन यूएस को एक साथ आना पड़ेगा। अगर यूएस यूं मानता है कि हम अकेले काम करेंगे, जैसा पुरानी मूवीज़ में नहीं दिखाते मैं अकेला अच्छा काम करता हूं, हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रंप को यह बात समझने की जरूरत है। अगले महीने अप्रैल में मीटिंग होने जा रही है ट्रंप और चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग की, तो ट्रंप को इस मीटिंग से एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए और एक प्रकार से नए कोऑपरेशन की, नए युग की शुरुआत करनी चाहिए, कोऑपरेट करके अफगानिस्तान के अंदर में तीनों कंट्रीज को। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था हमारा तीनों को, अफगानिस्तान में कोऑपरेशन को लेके रशिया, चाइना और यूएस के बीच में। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।